आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। आज अम्बेडकर नामा का 1 वर्ष पूरा हो गया है। इसके लिए आप सबको बधाई और शुक्रिया। 63,000 से ज़्यादा साथी अम्बेडकर नामा परिवार में जुड़ चुके हैं। 2.5 लाख घंटे के आसपास लोग सुन चुके हैं और 25 लाख लोग सुने होंगे अम्बेडकर नामा को। इस सब के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अम्बेडकर नामा में एक हमारा सेगमेंट है खास मुलाकात, व्यक्ति विशेष। उसमें हम अपने जो सामाजिक न्याय की परंपरा में विश्वास रखने वाले जो लोग होते हैं, जो एक्टिविस्ट होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं और जो अपने जीवन में संघर्षों के साथ एक मुकाम को हासिल करते हैं, ऐसे साथियों से आपकी मुलाकात कराना भी अम्बेडकर नामा का एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ है डॉक्टर सोनू। डॉक्टर सोनू फिलहाल लेडी हार्डिंग में सीनियर रेजिडेंट है और अभी इनका अपॉइंटमेंट इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ है मेडिकल साइंस में। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही मॉडेस्ट फैमिली से आते हैं, कोई बड़ी फैमिली नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीएससी किया, फिर सफाई मेडिकल कॉलेज से इन्होंने मेडिकल की, एमबीबीएस की। उसके बाद मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमडी किया। जोधपुर से पहले एसआरशिप की उन्होंने जोधपुर में एम्स के साथ, और उसके बाद यहाँ पे आए दिल्ली में लेडी हार्डिंग में। इसके साथ कुछ और ख़ास बताऊं और डॉक्टर साहब से पूछूंगा, वही बताएंगे। ये ऑथर भी हैं, लेखक भी हैं और बहुत सस्ते दर में इन्होंने मेडिकल पास करने के लिए किताब लिखी है, मेडिकल साइंस के ऊपर किताब लिखी है बच्चों के लिए जो एंट्रेंस देना चाहते हैं। महज 350 रुपये की किताब है, हज़ारों की संख्या में किताब बिक चुकी है। तो ये रहा इनका प्रोफेशनल करियर। अब आता हूँ कि अपने प्रोफेशन के अलावा ये करते क्या हैं। बेबाक, निडर, बेखौफ लगातार सामाजिक न्याय के ऊपर, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, लिखते हैं और लगातार प्रदर्शनों में शामिल होते हैं। इनको सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, कई यूट्यूब चैनल्स में बराबर इनके इंटरव्यू आते रहते हैं। आज मैंने आग्रह किया था कि अम्बेडकर नामा से भी एक बातचीत आपकी हो जाए। किसान आंदोलन में लगातार मोर्चे पर जाके किसानों की इन्होंने देखभाल की, सेवा की, कैंप लगाया। कोरोना में लगातार फाइट करते रहे, खुद कोरोना के शिकार हुए लेकिन उन्होंने काम करना बंद नहीं हुआ, ठीक हुए। उसके बाद पुनः काम पे वापस लौटे और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने इन्हें कोरोना वॉरियर का पुरस्कार दिया। तो पुरस्कारों की फहरिस्त में ये लेटेस्ट है। इसके पहले भी कई पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। लगातार नीट के सवाल को लेकर, सोशल जस्टिस के सवाल को लेकर, किसानों के सवाल को लेकर, मजदूरों के पलायन को सवाल को लेकर लगातार बेबाक बोलते रहे हैं। शुक्रिया है डॉक्टर सोनू आपका अम्बेडकर नामा में। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जो अम्बेडकर नामा की शुरुआत की, तेज बोलिएगा, जो अम्बेडकर नामा की शुरुआत की 1 साल पहले, आपने टाइम का यूटिलाइज किया, आपदा को अवसर में बदला और लोगों को बहुत सारी चीज़ें आपने पहुंचाया। समाज में तमाम भ्रांतियां थी लेकिन अम्बेडकर नामा के माध्यम से आपने एक इतिहास रचा और मैं भी इसका नियमित श्रोता हूं और हमारे दोस्त जितने भी हैं वो भी लोग सुन रहे हैं, मेडिकल फैकल्टी के और तमाम इलाहाबाद के छोटे छोटे गाँव में भी अब इसकी पहुँच बढ़ रही है। शुक्रिया, थैंक यू। चलिए आपसे सवाल, आज यह एपिसोड कोरोना विशेष है, ये कि सेकेंड वेव है, दिल्ली में लॉकडाउन है। तो आज डॉक्टर सोनू से इस पे बात करेंगे और आपको बताएंगे भी कि क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, क्या क्या उपचार है, फ्यूचर में भी आपको क्या सावधानियां बरतनी है। पहला सवाल डॉक्टर सोनू, कि जो सेकेंड वेव है ये क्या है और जो सरकार की तैयारी हमें देखिए, 1 साल का वक्त था, तो सरकार की तैयारी पे आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए सर, सेकेंड थोड़ा वेव जोर से बोलिए। सेकेंड वेव जो आई है उसमें क्या हुआ, पहले का जो वायरस था, वायरस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेडिकल साइंस में एक टर्म होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट और म्यूटेशन। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है। ये वायरस जो है पहले की अपेक्षा और ज़्यादा डेंजरस हो गया है। इंडिया में ऐसी समस्या हुई है, तेजी से फैलने लगा है। यही केस आपने स्पेनिश फ्लू के दौरान भी देखा होगा, 1918 में हुआ। जब पहले आया था स्पेनिश फ्लू का वायरस तो कम लोग इन्फेक्टेड होते थे, ओल्ड लोग होते थे, उसके बाद यंग लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया। सेम उसी तरह से यहाँ भी सेकेंड वेव बनी और इसकी आशंका जो है
बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर ने पहले जाहिर कर दी थी कि भारत में सेकेंड वेव आने वाली है, लेकिन उस हिसाब से तैयारियां नहीं हुई। यहाँ लगातार रैली पे रैली होती रही, कहीं भी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं चलाया गया, बस फर्जी अफवाहें उड़ती रही कि हमने रेलवे में इतने बेड बना दिए हैं, यहाँ पे इतने बेड बना दिए हैं, उसका प्रचार किया जाता रहा, ये स्टेडियम चेंज किया। लेकिन आज आप ढूंढेंगे तो कहीं भी आपको बेड नहीं मिलेंगे, ये सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, और किसी भी जगह पे ट्रेनिंग किसी भी बच्चों को नहीं दिया गया मेडिकल कॉलेज स्तर पर। और आज एक फरमान आता है इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज जहाँ से मैं पढ़ा हूँ कि एमबीबीएस के जो लास्ट ईयर के बच्चे हैं उनकी ड्यूटी कंपलसरी कर दी गई है, कोविड में लगा दी गई है। बताइए, उन्हें कभी ट्रेनिंग नहीं दिया गया, ट्रेन नहीं किया गया, वो जा करके वहाँ पे क्या काम करेंगे। मैं मानता हूँ सेकंड ईयर का बच्चा भी, यहाँ भी जो पढ़े लिखे लोग नहीं वो भी काम कर सकते, लेकिन एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है, करते भी हैं, बट वहाँ उन्हें ट्रेनिंग नहीं दिया गया। इसका मतलब उनकी जान को जोखिम पे डाल रहे हैं। वो गार्जियन कैसे एक्सेप्ट करेगा कि उनका बच्चा जो लास्ट ईयर में है बिना ट्रेनिंग के जाए और कोरोना का इलाज करे, जबकि आज डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी हो गई। इसके लिए लंबी तैयारी एक करनी थी। बार बार आप भी आवाज उठा रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन सरकार इसमें बहुत ज्यादा असफल रही है, इसलिए जो आज की व्यवस्था है वो कोलैप्स होती हुई नजर आ रही है। तो मतलब सरकार फेल है? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कुछ हद तक सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन ज्यादातर मामलों में फेल है। अभी ऑक्सीजन की जो क्राइसिस चल रही है, अब आप देख ही रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जबकि ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए था। इसका दिक्कत ये है कि जो ठेके थे, जो ऑक्सीजन का प्लांट होता है, वो उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जो सरकार से या तो जुड़े हों या बहुत बड़ी राजनीतिक पकड़ लग सकते हों। सभी को ठेके नहीं मिलते हैं, इसलिए आप देखेंगे इलाहाबाद का मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एक लोग के पास है, वो भी बीजेपी के विधायक है, उन्हीं से सप्लाई वाराणसी की होती है, कौशाम्बी की होती है, 4-5 लोग जो हैं वही सप्लाई करते। तो आज कैसे सप्लाई बढ़ा सकते हैं, जबकि इसकी तैयारी 1 साल पहले किए होते तो आज बड़े आराम से, इतना ज्यादा इसमें वो नहीं है, आज उपलब्ध होता है। लेकिन किसको मिलता है आपको ही पता, हमको भी पता है। ये इसका रेट भी बढ़ा है ऑक्सीजन का? जी, वो तो सब ऑक्सीजन का ही नहीं, तमाम दवाइयों की कालाबाजारी चल रही है। रेमडेसिविर 50-50 हज़ार में लोग बेच रहे हैं। रेमडेसिविर को जो WHO ने कहा कि इसको यूज किया जा सकता है, बेसिकली लंग्स का जो इन्फेक्शन होता है उसे कम करने के लिए होता है। तो जैसे ही पता चलता है, लोग एकदम समझ लीजिए गिद्धों की तरह बैठे हुए, नजर गड़ाए हुए कि मौका मिले उन्हें नोचना चालू करे, और परिस्थितियां दिख रही हैं आज सबके पास। तो देखिए, मोदी साहब बोले थे आपदा में अवसर, यहाँ आपदा में लाभ है, आपदा में लाभ है। और जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं उनको राष्ट्रीय संकट से, आपदा से मतलब नहीं होता है, उन्हें मुनाफा से मतलब होता है। ये बात ध्यान में रखी जानी चाहिए। वैक्सीनेशन का क्या मामला है? देखिए सर, बहुत दावा ठोका गया था, प्रधानमंत्री जी भी लिए, कई मंत्री भी लिए और रामदेव भी लिए थे। देखिए, वैक्सीनेशन तो इन्होंने कराने का प्रयास किया, बहुत लोगों ने कराया भी, लेकिन वो ज्यादातर लोग जिनको वैक्सीनेशन हुआ तो वही इन्फेक्टेड है। हमारे यहाँ अच्छा। तो बहुत से लोग हनुमान बन गए थे कि मुझे कुछ नहीं होगा वैक्सीन लेने के बाद। अच्छा। लेकिन वो सभी, अभी आप परसों के पेपर में पढ़ेंगे, 100 लोग मेरे मेडिकल कॉलेज के 100 लोग इन्फेक्टेड हैं। KGMC के 40 डॉक्टर जो ऑलरेडी वैक्सीन ले सकेंगे, उनको भी गूगल करेंगे आपको मिलेगा, वो भी इन्फेक्टेड है। गंगाराम के इन्फेक्टेड है। तो वैक्सीन लेने के बाद ऐसा नहीं है कि हमें इम्यूनिटी मिल रही है, और ये वैक्सीन उतनी ज्यादा सर इफेक्टिव नहीं है। ये पानी है। हाँ, जितना प्रोपोगंडा, नहीं पानी तो नहीं है, लेकिन इफेक्टिव नहीं है। प्रोपोगंडा ये किया गया, ये 9 से 10 महीने तक के लिए ही इफेक्टिव है। और जो वायरस है ये बार बार अपना स्ट्रेन चेंज कर रहा है, तो बनाए हैं दूसरे वायरस के लिए, स्ट्रेन चेंज कर दिया, अब उसके लिए उतनी इफेक्टिव नहीं रह गई है। तो इसलिए इसका भी विशेष कोई फायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन प्रोपोगंडा एक फैलाया जा रहा है बहुत तेजी से, और हमें लगता है बहुत जल्दबाजी हो गई। 3rd स्टेज में था तभी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया। लेकिन ठीक है, लॉन्च किया गया, बट कुछ ही जिस स्ट्रेन का प्रति था उसके लिए तो आपको इम्यूनिटी मिलेगी, लेकिन सबके लिए नहीं मिलेगी। इसलिए बार बार लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, और बहुत जगह इसकी जो सूचनाएं आई कि रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया, तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो इस पे भी कार्य करने की जरूरत है, लेकिन उतना विस्तार से अभी भी इस पे काम बाकी है। मैं फिर उस सवाल पे आता हूँ, ऑक्सीजन क्राइसिस क्रिएटेड है, क्या समझा जाए? ये तो सर बिल्कुल क्रिएटेड है। आप 2017 में घटना होती है यूपी में, 63 बच्चे मर जाते हैं गोरखपुर, जिस शहर से मैं आता हूँ। तभी सरकार को ये मान लेना चाहिए था हर शहर में हमें ऑक्सीजन प्लांट लगाने हैं, लेकिन आज भी वो प्लांट उसी व्यक्ति के पास है जो पहले था, वही सप्लाई कर रहा है। तो जब हर शहर में सप्लायर एक ही होगा तो समस्याएं आम हो जाएंगी। आप देखेंगे दारू के ठेके पूरे शहर में हर जगह मिलते हैं, और इजिली हर आदमी को अवेलेबल है, जो ब्रांड चाहे गाँव में भी अवेलेबल है। लेकिन हमारे यहाँ का जो गाँव का अस्पताल होता है उसे पैसे लेकर के मान्यता तो दे दिया जाता है, लेकिन उसके पास एक भी मॉनिटर नहीं होता है। केवल वो मरीजों को पैसे, ये कह सकते हैं कि उनको मारने का ही काम किया जा रहा है। ये सरकार उनसे पैसे न लेती रजिस्ट्रेशन के लिए, पता करती डॉक्टर आता है या नहीं आता है,
तो वो अस्पताल आज अच्छा काम करते हैं, उनको शहर नहीं आना पड़ता, शहर पे लोड नहीं पड़ता। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, खामियां हैं। आप देखें कि जब भी मेरा भी खुद का अस्पताल चलता है, हमारे भाई साहब चलाते हैं, तो जब जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो उन्हें कचरे का एनओसी लेना पड़ता है, उसके बाद उन्हें फायर ब्रिगेड का एनओसी लेना पड़ता है, उसमें लाखों रुपये हर साल खर्च होते हैं। जबकि सरकार कहती है आप ऐसा मत दीजिए, आप वेंटिलेटर एक लगाइए, उनको लोन देती, तो आज वो अस्पताल अच्छा काम करते। पेरीफेरी पे जो थे, तो शहर या आदमी को आने की जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ पे लोड कम होता। लेकिन इन सभी चीज़ों पर काम नहीं किया गया, जो भ्रष्टाचार है वो कहीं ना कहीं उत्तरदायी था इसके लिए। तो ये है दुनिया के सबसे बड़े लोकशाही भारत, जिसका डंका पीटा जा रहा है उस देश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था। देखिए, बहुत बढ़िया बात इन्होंने कहा कि दारू के ठेके गली गली, और ऑक्सीजन जो है कई जिलों में एक, जी कई जिलों के मिला करके एक प्लांट लगा, एक प्लांट कई जिलों के लिए, और दारू के ठेके गली गली। तो ये दिलचस्प है कि सरकार क्या आपको देना चाहती है, क्या पिलाना चाहती है, ये भी दिलचस्प है। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। अभी जो कोविड का मामला है उसमें देखिए, मैं तो एक एक्टिविस्ट हूँ, मैं तो हर इशू को मैं उसी योद्धा की तरह लेता हूँ, तो लेकिन तब भी लोग बहुत एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं। अरे कोरोना क्या है, फ्लू है, इसको कैसे हैंडल करना है, इसके लिए कुछ सलाह दीजिए, स्ट्रेस में न रहें। जी देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको एक सामाजिक डॉक्टर मानता हूँ, जो समाज का इलाज करता है, और मेरी नज़रों में सामाजिक डॉक्टर है। तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रेस इसलिए बढ़ रहा है जब आदमी देखता है अगल बगल के लोगों की डेथ हो रही है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, अस्पताल में सुविधाएं, इसी वजह से स्ट्रेस में आता है। लेकिन मेरा मानना है स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं। यदि आप कोविड पॉजिटिव भी हो जाते हैं, कुछ दवाइयाँ सजेस्ट की गई हैं, उन दवाइयों को आप लेते रहेंगे, उस नॉर्म को आप फॉलो करते रहेंगे, तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन परेशान होकर के यदि आप भागते हैं अस्पताल की तरफ, तो आदमी जब जाता है एक अस्पताल में घूमता है, उसे बेड नहीं मिलता है, वहाँ तो और स्ट्रेस में आता है। इस तरीके से स्ट्रेस बढ़ता जाता है। तो यह है कि जितनी जल्दी डायग्नोसिस हो जाए उतना जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए, और स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम लोग बच जाएंगे यदि वो स्ट्रेस नहीं लेते हैं। तनाव कम करने का क्या तरीका है, लोगों से बात करना छोड़े नहीं, फ़ोन से ही बात करिए, बात करते रहें। तो फ्लूइड खूब ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके 6 लीटर के लगभग फ्लूइड इंटेक करें। हाई प्रोटीन डाइट बहुत ज़रूरी है। जो प्रोटीन है उसका डाइट जो है, दाल, यदि नहीं कुछ मिल रहा है तो आप दाल ही पीजिए, चिकन खाइए, दाल। हाँ, अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। और स्ट्रेस इसलिए नहीं, जैसे आदमी स्ट्रेस लेता है तुरंत और ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। स्ट्रेस के बाद तो उसे लगता है कि अब मैं बचूंगा नहीं। पहली चीज़ तो उसके दिमाग में नहीं आता जैसे कोविड होता है या मुझे आकर के पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, डॉक्टर की टीम आएगी, उठा ले जाएगी, भर्ती कर देगी। कहाँ भर्ती करेगा, जगह ही नहीं है। हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया, अब तो बेड ही नहीं मिल रहा है, बेड ही नहीं है। हाँ, तो ये तो एक प्रॉब्लम है ही। बट स्ट्रेस में आदमी आकर के 10 अस्पताल जब घूमता है ना, इतना स्ट्रेस बढ़ता रहता है, उसकी फाइनली डेथ हो जाती है। तो ये सब स्ट्रेस ऐसा है साथियों, मैं एक आपको राय देना चाहता हूँ। हो सकता है मुझे भी कोविड हो सकता है, लेकिन मैं बहुत मस्त रहता हूँ। दिन भर वीडियोस बनाता हूँ, आपके लिए वीडियो तैयार करता हूँ। कई बार थकावट लगती है, कई तरह के सिम्टम्स होते हैं कोविड को। हो सकता है मैं भी हुआ हो, मुझे पता भी नहीं लगा। लेकिन एक राय मैं देना चाहता हूँ। डॉक्टर सोनू ने मुझे सोशल डॉक्टर कहा, तो सोशल डॉक्टर की राय सुन लीजिए। आराम से मैं सुबह गर्म पानी पीता हूँ, शाम में गर्म पानी पीता हूँ, कई बार अजवाइन उबाल के पीता हूँ, खूब पानी पीता हूँ, दिन भर खूब दबा के खाना खाता हूँ। दूसरा, फेसबुक ना देखें। फेसबुक और सोशल मीडिया पे जितने इस तरह के न्यूज़ लोग पोस्ट कर रहे हैं, उसका बहुत मैं नहीं देखता। मैं सिर्फ अपना लिंक शेयर कर देता हूँ ट्विटर, फेसबुक पे। और फेसबुक पे चल क्या रहा है मैं नहीं देखता, क्योंकि उसमें तरह तरह के डिप्रेसिव न्यूज़ आते रहते हैं। तो आप समझिए, आप अगर समझिए कि 2% डेथ हो रही है, तो 98% बच भी तो रहे हैं। आप 98% में क्यों नहीं है, ये समझना है। इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है, ये बात ध्यान में रखना है। एकदम चिंतन मुक्त रहिए, खूब दबा के खाइए। ये मैं समझता हूँ एज ए सोशल साइंटिस्ट कि ये भी एक तरह का फ्लू है, बुखार है, जिसके बॉडी में रेसिस्टेंस रहेगा। वो खाली ये हाई फाई करने से इसका इलाज नहीं होने का है। ये इलाज वही है जो डॉक्टर बुखार में देते हैं, जी, पैरासीटामोल और मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक, यही इसका इलाज है। मैंने प्रिकॉशन में पहले लेना शुरू कर दिया। अभी मुझे बुखार नहीं है, लेकिन इसमें स्मेल भी आ रहा है और खाने का टेस्ट भी आ रहा है, लेकिन एडवांस में मैंने दवा लेना शुरू कर दिया है। तो अभी मैं डॉक्टर सोनू का नंबर अभी शेयर करूंगा स्क्रीन पे, कि अगर कोई ज़रूरत है इनको आप SMS या WhatsApp करें। डॉक्टर बिजी रहते हैं, इसलिए फ़ोन करेंगे तो शायद आपके फ़ोन नहीं उठा पाएँ।
लेकिन मैसेज भेजेंगे तो आपको वो कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बेसिकली कि सलाह हम लोग को क्या करना चाहिए। खूब खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, कोई टेंशन वेंशन नहीं, हो गया तो हो गया। अब तो मैं तो वैसे ही लड़ रहा हूँ कि जैसे मैं हर समय अपने शत्रुओं से लड़ता हूँ, एकदम ताकत के साथ, पूरी ताकत लगा के लड़ता हूँ। तो मैं तो मेंटली तैयार था पहले से और अभी भी हूँ। चलिए अगला सवाल लेते हैं कि आगे फ्यूचर में जी देखिए अब तरह तरह के इस तरह के जो है ना वायरस आते जाते रहेंगे। बिल्कुल सर। तो आगे फ्यूचर के लिए क्या सलाह है, किस तरह की सावधानियां बरती जानी चाहिए? देखिए भविष्य के लिए ये वायरस तो आज का कोई है नहीं। स्पेनिश फ्लू बहुत पहले आया था, उसके पहले भी कॉलरा, तमाम बीमारियां आती रहती हैं। तो इन सभी बीमारियों का कोई रोक नहीं सकता, ये तो बढ़ती ही जाएंगी, लेकिन हमें कैसे सस्टेन करना है उस पर काम करना है। अस्पतालों का लेवल क्या रखना है, कौन से पेशेंट को कहाँ पे रोकना है, कौन से पेशेंट को बड़े बड़े सेंटर पे आने देना है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही बीमारी होती है उसे भले ही प्राइमरी केयर की जरूरत हो, तुरंत भागता है एम्स के नाम पर, लेडी हार्डिंग के नाम पे शहर आ जाता है, तो उस हॉस्पिटल में लोड बढ़ता है। फिर जब यहाँ से वापस होता है तो उसके पास ऑप्शन नहीं बचता है वो कहाँ जाए, तब तक बहुत लेट हो चुकी है। तो जिस व्यक्ति को जो दिक्कत हो उसी लेवल पे अपना रहे, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के नाम से अस्पताल बनाए गए हैं। तो इनको हमें बढ़ाने की जरूरत है। और अभी तो कोरोना लगभग मुझे लगता है 3 से 4 साल में ही इसका पूरा इलाज संभव है। इसलिए उसके लिए लंबी ट्रेनिंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंटों को, जो कि नहीं दी गई, साल भर पर हमारे पास टाइम था, देना चाहिए। और ऑक्सीजन की क्राइसिस तो है ही फिलहाल इस टाइम में, उसको बढ़ाने पे काम करना चाहिए। और स्वास्थ्य सुविधाएं जो पैसे आते हैं उनको उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना है। ऐसा नहीं कि आपने लकड़ी का बेड बना करके रख दिया है तो उससे काम हो जाएगा, कुछ नहीं काम होने वाला। पेशेंट अपने घर भी लकड़ी के बेड पे सो सकता है, लेकिन जब आप बेड बनाइए तो उसके साथ ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध हो, वहाँ पे मॉनिटर की सुविधा उपलब्ध हो, ताकि आप सब कुछ उसका मेजर कर सकें। तो एक लंबी तैयारी की ज़रूरत है, जिसे सरकार को, मेरा मानना है, सबको मिलकर करना चाहिए। क्योंकि कोरोना का आप देखेंगे तो उसके लिए पक्ष विपक्ष नहीं है। यहाँ पे तो पक्ष विपक्ष आपस में लड़ते हैं, लेकिन कोरोना दोनों को इन्फेक्ट करेगा, उसका विपक्ष कौन है? ह्यूमैनिटी है, और सबको मार रहा है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। लेकिन मनमोहन सिंह का लेटर जाता है तो उस पर हर्षवर्धन रिप्लाई करते हैं, जैसे लगता है ट्रोल किया जा रहा है। तो यह सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो मिल के लड़ने की जरूरत है। चलिए तो क्या समझा जाए कि देयर इज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल पावर? जी बिल्कुल सर, पॉलिटिकल विल पावर का तो लैक है ही नहीं, तो अन्यथा इस समय रैलियां नहीं होती हैं। हर जगह आप देख रहे होंगे रैली होती है, और बहुत बड़े मंत्री बोलते हैं कि रैलियों से कोरोना नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा झूठ है। कुंभ से भी नहीं हो रहा होगा। हाँ, वो कुंभ के लिए भी बोला गया कि जो गंगा का पानी पिएगा उसे कोरोना नहीं होगा, लेकिन वो अपने तो साधु लोग मर कैसे गए? वही तो, वो अपने बच्चों को वहां भेजते, अपने बच्चों को तो नहीं भेजेंगे। जनरल पब्लिक के लिए ये जानते हैं कि ये जितनी ज्यादा लाशें होंगी उतना ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे। ये जनरल पब्लिक के लिए अभी भी धर्म के जाल में लटकाए हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा धर्म की हानि इसी समय हो रही है कि इन सभी चीजों से कुछ होने जाने वाला नहीं है, कोई बचाने नहीं आने वाला। फर्जी जो योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया था कि आस्था से जरूरी मानवतावाद है। अब क्या ही कहा जाए उनके लिए, उनका तो जान ही रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ समझ में किसी को नहीं आने वाला। अभी तक वो प्रचार कर रहे थे, जैसे प्रचार करके आए वो तुरंत अपने आप को कोरोना पॉजिटिव बता करके खत्म कर लिया। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। उन्होंने डाल दिया है कि आप लखनऊ की क्या कंडीशन है, कोई फोन नहीं उठाता, जो सरकार की तरफ से जिम्मेदार है कोई फोन नहीं उठा रहा, रिस्पांस नहीं दे रहा। बड़े बड़े पत्रकार लोग अस्पताल के पहले जाकर के डेथ हो जा रही है। तो जब आप उत्तरदायित्व अपना नहीं समझेंगे, जबकि इनके शासनकाल में पहली जो घटना थी, यदि उससे सीख लिए होते तो आज ये परिस्थितियां एकदम नहीं होती। आज हम कहीं और होते, बहुत से लोगों की जान बची हुई होती है। जो ये परिस्थितियां क्रिएट की गई हैं वो शासन और सत्ता उसमें कहीं ना कहीं भागीदार है। चलिए तो ये देखिए, एक किताब, मैं हिस्ट्री का छात्र हूँ, एल बैशम एक बड़े हिस्टोरियन हुए, उन्होंने किताब लिखा था, दिलचस्प है, द वंडर दैट वाज इंडिया, अद्भुत भारत। उस किताब का कंटेंट कुछ और है, लेकिन उस शब्द में वहां से ले रहा हूँ। ये भारत अद्भुत है। गोमूत्र गाय के गोबर से कोरोना का इलाज हो रहा है, गंगा के पानी पीने से इलाज हो रहा है, तमाम बात हो रही है। कुछ कुछ जिनके मर्जी में, मन में जो होता है वो बोलते रहते हैं लगातार। तो सोनू, अच्छा लगा। आप सोनू हैं, डॉक्टर, एक्टिविस्ट हैं, और अपने नौकरी को दांव पे लगाकर सरकार से भी पंगा लेते हैं। इस तरह के वॉरियर्स की ज़रूरत है। तमाम लोग, इस तरह के लोग आएंगे जो सवाल उठाएंगे। वी नीड पीपल हु कैन रेज क्वेश्चन। मुझे लगता है और कुछ आप सलाह देना चाहेंगे? जी देखिए, मेन तो सलाह यही है कि आप जहाँ भी रहिए, जिस स्टेट में रहिए, अपने लोग, आसपास के लोगों से बात करते रहिए, समझाते रहिए, ताकि स्ट्रेस ना आए। स्ट्रेस जैसे ही आता है ना तो तमाम तरह की बीमारियां आने लगती हैं।
उसके अलावा यदि आसपास से आपसे डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं तो सर अभी नंबर या मैं ही बता देता हूँ, आप उस पर नंबर नोट कीजिए। हाँ, 8588969641। इस पे आप अपने सिम्टम्स लिख करके मैसेज करके भेज सकते हैं, ताकि मैं प्राइमरी सहायता जो आपको होती है मैं उपलब्ध करा सकूं और आप इसके लिए परेशान ना हो। ये बहुत इजीली किया जा सकता है, लेकिन कॉल थोड़ा ना करें, मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, ये थे डॉक्टर सोनू। और जानते हैं मैं जब कोई काम नहीं होता है, इसी टेंशन में रहता हूँ, तो क्या करता हूँ, वो भी राज खोल ही देता हूँ। मैं एक दिन में 4-4 साउथ इंडियन फिल्म देखता हूँ टीवी ऑन करके। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है कि बदलाव की कोशिश जारी है। अगर लोग नहीं बदले, समाज नहीं बदला, तो उसके लिए मैं अपना सर थोड़ी फोड़ूंगा, काम खाना थोड़ी बंद कर दूंगा, काम करना थोड़ी बंद कर दूंगा। तो कभी मन नहीं लगता है तो मैं एक दिन में 4-4 फिल्म, साउथ इंडियन फिल्म, एक्शन मूवी देखता हूँ। इसलिए जो मेरे बात में एक्शन है वो मैं खुद ही एक्शन मैन हूँ। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मन नहीं लगे, टेलीविजन खोलिए, एक आध न्यूज चैनल जो बढ़िया है वो देखिए, यूट्यूब पे अम्बेडकरनामा भी देखिए, बहुत काम की बात इसमें मिलेगी। फिल्म देखिए, मनोरंजन, स्ट्रेस में मत रहिए। 7-8 दिन अगर आप पॉजिटिव हैं भी, तो 7-8 दिन, 7वां 8वां 9वां दिन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। और उसी समय आप स्टीम लेते रहिए, गर्म पानी पीते रहिए, हाई प्रोटीन डाइट खाइए, दाल पीजिए दबा के, आधा लीटर दाल पी जाइए। तो ये सब करिए और टेंशन लेने की बात नहीं है। शुक्रिया डॉक्टर सोनू, और बहुत धन्यवाद। आप कीप शेयरिंग एंड वॉचिंग अम्बेडकरनामा। शुक्रिया, फिर मुलाकात हो।